Welcome back, student. In the last class, we discussed about the salivary gland. All right. Now put certain point about the saliva and salivary gland. So we are going to discuss about the secretion of the gland. Okay. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम सलाइवेशन कहाँ से होता है. द मैक्सिमम सलाइवेशन इज टेक्स प्लेस फ्रॉम द सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड. तो जितने भी सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सिक्रीशन किस में होता है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर. तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम secretions takes place from gland का नाम सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर. फ्रॉम सब maxillary and sub mandibular. ओके राइट. तो ये दो ग्लैंड है जो मैक्सिमम सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं. नाउ लुक एट द सलाइवरी ग्लैंड. अगर देखा जाए तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड and the secretion of salivary gland is termed as the saliva. Next point, the salivary gland is considered as exocrine gland. Exocrine gland, right? Next point, and the secretion of salivary gland is known as saliva. Now salivary gland से जो secretion होता है, so the secretion from the salivary gland is known as saliva. The secretion of salivary gland is known as saliva. ये तो आप सभी पहले से ही जानते हैं. ओके इसी को हम सलाइवा कहते हैं. नाउ व्हाट इज सलाइवा एक्चुअली? सलाइवा में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इन सलाइवा वाटर, म्यूकस, स्टार्च, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो लिख लीजिए सलाइवा कंटेन्स और सलाइवा कंसिस्ट ऑफ इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए. फर्स्ट है वाटर. वाटर गुड अमाउंट में पाया जाता है. वाटर के साथ साथ यहाँ पर पाया जाता है म्यूकस, इसीलिए स्लाइमी और चिपचिपा सा भी होता है. इसके बाद स्टार्च, डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन. यहाँ पर पी साइलेंट होगा. ओके टाइलिन. नेक्स्ट लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया को किल कर सकता है. लाइसोजाइम ये बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी रखता है. एंड थायोसाइनेट लास्ट आता है थायोसाइनेट. और ये दोनों ही
सीडल हैं। ओके, इन दोनों के अंदर बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इसको हम बैक्टीरियोसीडल कहते हैं। क्या है? सो लाइसोजाइम एंड थायोसाइनाइड हैव अ कैपेसिटी टू किल बैक्टीरिया, इसको हम बैक्टीरिया किलर भी कह सकते हैं। ओके, सो माउथ में अगर कोई भी बैक्टीरिया गलती से भी आ जाता है तो हमारे सलाइवा से सिक्रीट होते हैं लाइसोजाइम और थायोसाइनाइड, जो इसको किल करने की पावर रखते हैं। ओके, नॉट ओनली दे कैन किल द बैक्टीरिया बट दे आल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन बक्कोफारिंजियल कैविटी। हमारे माउथ में कोई भी बैक्टीरिया डेवलप ना हो सके, इसके लिए भी ये वर्क करते हैं और उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं होने देते। राइट, तो दिस इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा। 1 2 3 4 एंड 5 5 चीज़ें पाई जाती हैं। वाटर जो मैक्सिमम होता है, म्यूकस, टाइलिन। टाइलिन याद रखिएगा, ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके, next, so this is all about the salivary gland and their secretion. now heading डाल दीजिए alimentary canal। alimentary canal, alimentary canal। alimentary canal, put down the first heading esophagus। esophagus, okay, so let us draw a diagram so that we do understand about this certain part of the alimentary canal. So I am going to draw a diagram, follow please। okay, I am going to draw a diagram of esophagus, then digestive stomach। okay, so this is the diagram of esophagus। this is stomach part and this part is known as, this is stomach region, this is duodenum part, right? I am going to draw a diagram of liver as well। okay, liver यहाँ पाया जाता है, उसके डायग्राम को भी बना लेते हैं। okay, this is the structure of pancreas, which is known as fish-shaped structure। इसमें छोटे छोटे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओके, स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम
पेंक्रियाज कहते हैं, राइट। Okay, so this is the structure of pancreas, this is the structure of liver, right? ये gallbladder. Now they join together here, somewhere in this part. Look at this. Okay, तो यहाँ पर दोनों डक्ट आके मिलती हैं। एक डक्ट यहाँ से चलती है और इस तरह से एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसमें पैंक्रियाजिक और यहाँ से जो ब्लैडर से सिक्रीशन होता है दोनों यहाँ पर आकर मिक्स हो जाते हैं। Alright, so this is the structure of esophagus, liver, gallbladder and pancreas. Now put the name. ऊपर वाला ये हिस्सा esophagus, इसको हम स्टमक रीजन कहते हैं। लीवर, ये दो लोब में बटा होता है एंड दिस वन इज नोन एज पैंक्रियाज एंड दिस वन इज नोन एज गॉल ब्लैडर। So let us discuss about the esophagus. Now look at this, elongated tube-like structure. The esophagus is a simple uniform tube which runs downward and pierces the diaphragm and finally opens into the stomach region. Okay, ये finally कहाँ पर open होता है? Stomach. ये हमारा stomach है, ये esophagus है, right? Next point, there is a longitudinal force. यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पाए जाते हैं इन द इनर सरफेस ऑफ द ईसोफेगस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, ईसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which is open in the stomach region. Okay, second point, the inner lining of the esophagus have a folds. The esophagus have longitudinal lining longitudinal folds are found in the inner surface. ओके, सो अंदर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? रफ होता है। यहाँ पर लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ
ल्यूमन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड, यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता। इन द केस ऑफ ईसोफेगस, इस ड्यूरेशन में यानी स्टार्टिंग से लेकर इसकी एंडिंग तक इसके बीच में कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाया जाता, लेकिन एक ग्लैंड मौजूद होता है, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, वो है म्यूकस ग्लैंड, जो सरफेस को हमेशा मॉइस्ट और चिपचिपी बना के रखती है। तो यहाँ पर कोई और ग्लैंड नहीं पाए जाते, सिर्फ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, ओनली म्यूकस ग्लैंड present. Don't have any digestive gland. ओके यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? ओनली म्यूकस ग्लैंड फाउंड, एंड द म्यूकस ग्लैंड मेक द सरफेस स्लाइमी। और ये क्या करते हैं कि कोई भी अगर हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाता है या नुकीला ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इससे भी बचाते हैं, यानी एब्रेशन से बचाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मेन फंक्शन क्या है म्यूकस ग्लैंड का? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the voluntary muscles are found on the upper 2/3 part of the esophagus. ऊपर का 2/3 हिस्सा esophagus का वो voluntary muscles का होता है, and the okay, so in the case of esophagus, voluntary muscles are found on the upper 2/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। ठीक है, ऊपर का जो 2/3 हिस्सा है वो वॉलेंट्री मसल से बनकर बना होता है, यानी ऐच्छिक आपका मूवमेंट आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। बट इनवॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड लोअर 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस। नीचे का 1/3 हिस्सा इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बना होता है, यानी उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो लिख लीजिए next point, in the case of esophagus, the 2/3 part of esophagus upper 2/3 part is voluntary। यहाँ पर वॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं, एंड लोअर 1/3 पार्ट हैव इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स, अगर इनवॉलेंट्री मसल्स है तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। इसीलिए जब आप इनगल्फ करते हैं चीज़ों को, उसके बाद अंदर जाने के बाद जब 1/3 पार्ट तक ये पहुंचता है लोअर सेक्शन में, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, राइट। नाउ अगर लेंथ की बात की जाए तो द लेंथ ऑफ ईसोफेगस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ नेक। जिसकी नेक जितनी लंबी होगी उसका ईसोफेगस रीजन उतना ही इलॉन्गेटेड पाया जाएगा। So in the case of animal kingdom, the longest esophagus found in giraffe, definitely उसकी गर्दन सबसे ज़्यादा लंबी पाई जाती है। तो लिख लीजिए longest esophagus found in giraffe। ओके, जिराफ के केस में जो ईसोफेगस है वो सबसे ज़्यादा लंबी पाई जाती है। नाउ हेडिंग डाल दीजिए स्टमक।
स्टमक. इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है. एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अगर कोई चौड़ा पार्ट है, वाइड पार्ट है, तो हमारा स्टमक है. ठीक है. एंड इट इज अ बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर. इट इज अ बैग लाइक बिकॉज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैपिंग पाई जाती है और इसको हम बैग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं. राइट. इट इज़ अ जे शेप्ड इन एम्प्टी कंडीशन. अगर ये एम्प्टी है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? जे शेप दिखाई पड़ता है. एंड द स्टमक डिवाइड इनटू 3 पार्ट. अगर हम स्टमक को डिवाइड करना चाहें तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. राइट. कौन कौन से? फंडस, बॉडी, पाइलोरस और एंट्रम. ओके. नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर. अब हम इसको बाइफर्केट करते हैं. इसमें अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं. कौन कौन से? 1 बाई 1 देखते हैं. फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर पाया जाता है, इस हिस्से को बहुत ध्यान से देखिएगा. दिस पोर्शन कम्स अंडर द कार्डियक जोन. इसलिए हम इसको कार्डियक जोन भी कहते हैं. कार्डियक जोन. ओके. उसके बाद बाकी जो हिस्सा होता है, बिग स्ट्रक्चर, यहां से स्टार्ट करके ये पूरा हिस्सा पूरा यहां तक कवर कर रहा है. दिस वन मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, शायद आपको दिखाई भी पड़े प्रॉपरली. तो मैक्सिमम पोर्शन यानी आधा से ज़्यादा हिस्सा जो कवर करता है, इसको गैस्ट्रिक या फिर फंडिक जोन कहते हैं. इसको गैस्ट्रिक या फिर फंडिक जोन कहते हैं. गैस्ट्रिक और फंडिक जोन. राइट. देन आफ्टर इसके बाद का हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक जोन. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. फ्रॉम हियर टू देयर, दिस जोन इज नोन एज पाइलोरिक जोन. राइट. तो इस तरह से हम स्टमक को डिवाइड कर सकते हैं. ओके. तो दिस इज द डिवीजन ऑफ स्टमक रीजन. कार्डियक, क्योंकि ये हृदय के पास रहती है इसलिए इसको हम कार्डियक जोन कहते हैं. गैस्ट्रिक और फंडिक जोन, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है और बेसिकली यहाँ पर ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. नाउ जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के पास का जोन है या पाइलोरस के पास का जोन है, उसे हम पाइलोरिक जोन कहते हैं. ठीक है. और जो स्टमक है, इसके इंटरनल जो लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रफ पाई जाती है, बहुत सारे फोल्ड्स मौजूद होते हैं. ओके. अब इसका भी नाम लिख लेते हैं. पाइलोरिक जोन कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है. मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. इस हिस्से को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर एक तरह की ओपनिंग होती है. जब डाइजेशन की प्रोसेस चल रही होती है तो ये क्लोज हो जाती है, और जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो बाहर की तरफ निकल जाता है. तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेशन के वक्त क्लोज हो जाता है. इसी को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर. ओके.
और उसके बाद का ये हिस्सा कहलाता है पाइलोरस। ओके, तो पाइलोरस, पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद का जो जोन है उसे पाइलोरस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वेयर टू ओरिफाइसेस आर फाउंड। यहाँ पर दो ओपनिंग पाई जाती है, एक यहाँ पर पाई जाती है जिसको हम कार्डियक ओरिफाइस कहते हैं। एक्चुअली ये स्फिंक्टर होता है, जब भोजन इनसाइड आता है तो ओपन हो जाता है और जब डाइजेशन की प्रोसेस चलती है तो ये क्लोज हो जाता है, इसी को कहते हैं कार्डियक ओरिफाइस। तो देयर इज टू ओपनिंग, इसमें लिख लेते हैं ओपनिंग ऑफ स्टमक। फर्स्ट वन इज कार्डियक ओरिफाइस। ओके, कार्डियक ओरिफाइस का मतलब ये है कि ये कार्डियक रीजन में पाए जाते हैं। ये अपर्चर है, इट इज़ अ प्रॉक्सिमल अपर्चर ऑफ स्टमक which is jointed by the lower end of the esophagus। ईसोफेगस के लोअर एंड से ये अटैच होता है। तो लिख लीजिए कार्डियक ओरिफाइस इज अ प्रॉक्सिमल अपर्चर, proximal aperture which is attached or joint with the lower end of esophagus, with the lower end of esophagus। ओके, इसे कहते हैं कार्डियक ओरिफाइस। और जो दूसरी ओरिफाइस पाई जाती है, इसी को हम इंस्फिंक्टर कहते हैं, वो पाइलोरिक जोन में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, कार्डियक के बाद पाइलोरिक। पाइलोरिक ओरिफाइस ये हिस्सा है, मैंने आपको दिखाया ना, इसी को कहते हैं पाइलोरिक ओरिफाइस और पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो इट इज़ अ डिस्टल अपर्चर, डिस्टल यानी दूर वाला, डिस्टल अपर्चर ऑफ स्टमक विच ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। लिख लीजिए, इट इज a distal aperture which is open, ये कहाँ पर ओपन होते हैं? into the duodenum, which is open in the duodenum। ये ड्यूडेनम रीजन में ओपन होता है, राइट। सो देयर इज ओनली टू ओरिफाइस विच इज फाउंड इन द स्टमक रीजन। ओके, नाउ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक इज थिक, क्योंकि पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर म्यूकस ग्लैंड से घिरा होता है या म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जो क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन लगातार करते रहते हैं, राइट। So the mucous membrane of the stomach is thick. In the case of empty stomach, numerous longitudinal folds are found। अगर स्टमक खाली है, देर से आप भूखे हैं, तो वहाँ पर क्या होगी, ढेर सारे longitudinal folds दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक रग कहते हैं। ठीक है, they disappear when stomach is descendant। ओके, यानी जब आप फूड स्टमक लेते हैं, तो जब ये भोजन स्टमक रीजन में आता है तो ये स्ट्रेच हो जाता है, फिर ये फोल्ड्स दिखाई नहीं पड़ते।